हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू प्रगत कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में देखा था संविधान के प्रकार व भारतीय संविधान के लक्षण, जिसके अंतर्गत जाना था कि भारतीय संविधान के अंदर एकात्मक लक्षण है या अर्थसंघात्मक है या संघात्मक है। किन लक्षणों को आखिर भारतीय संविधान समाहित किए हुए हैं और आज देखने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। आखिर संविधान सभा क्या थी, जिसकी मांग भारतीयों द्वारा बहुत पहले से की जा रही थी। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा क्या है। तो संविधान सभा आखिर है क्या? तो संविधान सभा से यह तात्पर्य है कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनको संविधान बनाने के लिए इकट्ठा किया गया हो, उसी को हम संविधान सभा कहते हैं। तो कह सकते हैं कि संविधान बनाने के लिए कुछ न कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता जरूर रही होगी और उन्हीं व्यक्तियों के एक सभा को संविधान सभा कहा गया है। तो कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थी उन्हीं व्यक्तियों के समूह को संविधान सभा कहा गया है। संविधान सभा कहा गया है। संविधान सभा के गठन की मांग बहुत पहले से ही लगातार की जा रही थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में अप्रत्यक्ष रूप से की गई थी। तो हम कह सकते हैं बीजी तिलक द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी 1895 में। बाल गंगाधर तिलक ये वही पर्सन है जो भारतीय कांग्रेस के गरन दल के खेमा के एक नेता थे और इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में 23 जुलाई 1856 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ये वही दिन है जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चलिए देखते हैं आगे। आखिर संविधान सभा के गठन की मांग अप्रत्यक्ष रूप से बीजी तिलक ने की थी। तो प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले इसकी गठन की मांग किसने की थी? तो प्रत्यक्ष रूप से इसके गठन की मांग एम एन राय द्वारा की गई थी और इनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था। हालांकि इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था और बाद में ये मानवेंद्र नाथ राय के नाम से लगे। ये एक फिलासफर व रचनाकार भी हैं। इनकी तो रचनाएं बहुत फेमस हैं। जैसे एक रचना है इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन। एक रचना है इंडियाज प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन और अगली रचना है इंडिया इन ट्रांजिशन, जो 1922 में प्रकाशित की गई थी। तो एम एन राय ने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से बीजी तिलक द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं कांग्रेस द्वारा आखिर इसकी मांग कब की गई थी। तो कांग्रेस के मंच से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 में की गई थी और या फिर इसी को हम कहते हैं
आधिकारिक रूप से। तो यहां आपसे क्वेश्चन के प्रकार से बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले किसने की थी? बीजी तिलक। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बीजी तिलक। अगर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि संविधान सभा के गठन की मांग प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले किसने की थी, तो एम.एन. राय ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी था, जो 1925 में बनी थी। और एम.एन. राय ने 1934 में संविधान सभा के गठन की मांग प्रत्यक्ष रूप से की थी और संविधान सभा के गठन की मांग आधिकारिक रूप से कांग्रेस के मन से 1935 में की गई थी। और आगे हम देखते हैं कि आखिर संविधान सभा की मांग लगातार की जा रही, तो अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को आखिर स्वीकार किया या स्वीकार नहीं किया। तो कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की जब आधिकारिक मांग की गई थी, तो उसके बाद अंग्रेज द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव लाया गया 1940 में और जिसमें अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को मान लिया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग को कब माना था, तो आंसर आपका हो जाएगा 1940। तो ये थे संविधान सभा के गठन की मांग को लेकर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे देखते हैं कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका वो किस प्रकार से विभाजित थे और उनका चुनाव किस प्रकार से किया गया था, वे कहां से थे, किस पार्टी के सदस्य थे, संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन के लिए भारत में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन आया था जो 1946 में भारत आया था। और कैबिनेट मिशन के भारत आने का उद्देश्य था अंतरिम सरकार की स्थापना करना। अंतरिम सरकार की स्थापना, और इससे अगला उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीनों सदस्य के नाम लिख दे रहे हैं। एक सदस्य थे एबी अलेक्जेंडर, और अगले सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, और अगले सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य मिशन था पैट्रिक लॉरेंस। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन जब एक 3 सदस्य टीम थी, इसका अध्यक्ष कौन था, तो आपका जवाब होना चाहिए पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन आखिर कब किया गया था, तो इसकी तारीख 6 दिसंबर 1946। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, तो जवाब है 6 दिसंबर 1946। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन। चलिए आगे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन के आधार पर किस प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया गया था। तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन अनुसार कुल 379 सदस्य थे। 379 सदस्य थे। इस संविधान सभा में टोटल कैबिनेट मिशन अनुसार 379 सदस्य थे। इनकी कुल संख्या 379 थी। जो 379 सदस्य थे ये 2 भाग में डिवाइड थे। एक तो हम कह सकते हैं एक आपका ब्रिटिश भारत और एक आपका है देशी रियासत।
अब ब्रिटिश भारत से आपके जो सदस्य थे इनकी संख्या 296 है, 296, और देशी रियासत से इनकी संख्या 93 है। तो चलिए देखते हैं आखिर ब्रिटिश भारत और देशी रियासत क्या थे। तो हम जानते हैं कि भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ब्रिटिश ने पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया था, वो क्षेत्र आपका ब्रिटिश भारत कहलाता है। और ऐसा क्षेत्र जहां पर भारत के अंदर राजा रजवाड़े छोटे छोटे क्षेत्रों में रह रहे थे उसे देशी रियासत कहते हैं। जो देशी रियासत सदस्य थे इनका चुनाव नहीं किया गया था, इनका मनोनयन किया गया था, या फिर हम कह सकते हैं इन सदस्यों को मनोनीत किया गया था। और जो आपके ब्रिटिश भारत के सदस्य हैं इनका चुनाव किया गया था, इनका चुनाव किया गया था, इनका जो चुनाव था, इनका चुनाव हुआ था। लेकिन चुनाव किस प्रकार का हुआ था? तो जवाब है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया गया था 296 सीटों पर। 296 सीटें आपकी दो भाग में बटी थी, हम कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रांत थे, प्रांत, और उस समय प्रांत संख्या 11 थी। तो 11 प्रांत और आपके 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र। 11 प्रांत से आपकी 292 सीटें थी और कमिश्नरी क्षेत्र से आपकी 4 सीटें थी। तो सीधा जवाब है ब्रिटिश भारत में 296 और 11 प्रांतों से 292, कमिश्नरी क्षेत्र से आपकी 4 सीटें थे। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि कमिश्नरी क्षेत्र और 11 प्रांत ये क्या थे, तो आज अगर आप देखें कमिश्नरी क्षेत्र, तो इसे आज हम कहना चाहें तो भारत में कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसी प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर यहाँ पर उसी तरह से आपके कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे और 11 प्रांत जैसे आज आपके राज्य हैं उसी तरह से आपके 11 प्रांत हुआ करते थे। देशी रियासत ऐसा क्षेत्र था जो पूरी तरह से ब्रिटिश सत्ता के अधीन नहीं था, ऐसे क्षेत्र को हम देशी रियासत कहते हैं। और इनके अंतर्गत जो सदस्य थे उनका मनोनयन किया गया था और ब्रिटिश भारत वाले सदस्यों का चुनाव किया गया था। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। आगे देखते हैं। तो ये संविधान सभा की कुल सीटें कितनी थी? 389 सीटों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है हमने आपको समझाया। आगे देखते हैं, एक जानकारी आपको बताते हैं कि आप जानते हैं बात कि जब संविधान सभा गठन हुआ था तब पाकिस्तान और भारत एक ही में शामिल थे और कुछ समय बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, तब यहाँ से संविधान सभा की कुछ सीटें कम हो गई थी। चलिए उनको देखते हैं। अगर हमें लिखना चाहिए थोड़ा से कि आखिर चुनाव हुआ था, तो चुनाव के बाद जो परिणाम आया, आखिर परिणाम में मिला किसको कितना, थोड़ा सा उसको चर्चा करते हैं कि 389 जो सदस्य थे, अगर चुनाव हुआ है तो चुनाव होने के बाद कांग्रेस कितनी सीटें पाई, मुस्लिम लीग कितने पाई और बाकी जो बची वो कौन पाया था। तो चलिए देखते हैं कि परिणाम के बाद, चुनाव के बाद, चुनाव के बाद जो परिणाम आया, परिणाम हालांकि आप जानते हैं कि 93 सदस्यों का तो चुनाव हुआ नहीं था, वो तो मनोनीत थे। जो बाकी बचे 296 उन्हीं का ही चुनाव हुआ है अप्रत्यक्ष रूप से। तो चलिए देखते हैं। सबसे बड़ी पार्टी जो समय थी कांग्रेस, कांग्रेस के हाथ लगी थी 208 सीटें और उससे एक छोटी पार्टी थोड़ा से मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और इसने 73 सीटों पर अपना कब्जा किया था। और यहाँ पर जो निर्दलीय थे, निर्दलीय, इन्होंने भी 8 सीटों पर कब्जा किया था और कुछ जो अन्य हैं, अन्य उस साथ में ये टोटल संख्या आपकी 296 होती है। तो अगर हम बात करें कि 389 जो सदस्य थे उसमें से 93 तो चुनाव हुआ नहीं, जो बाकी बचे 296 इनका चुनाव हुआ है। कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय आपके 8 हैं और अन्य आपकी जो छोटी पार्टियां थी उनके द्वारा 7 सदस्य यहाँ पे हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भारत विभाजन हुआ तो आखिर विभाजन के बाद जो इनकी सीटों की संख्या है ये कितनी बची थी। तो विभाजन के बाद भी थी, विभाजन के बाद की स्थिति, विभाजन के बाद की जो स्थिति थी यहां पर हम लिखते हैं स्थिति ब्रिटिश भारत वाली लिखते हैं, ब्रिटिश भारत और देशी रियासत। ब्रिटिश भारत देशी रियासत
तो ब्रिटिश भारत में जो सीटें थी इनकी संख्या घटकर मात्र 229 बची थी, और जो देशी रियासत है इनकी संख्या घटकर 70 बची थी। तो हम कह सकते हैं कि विभाजन के बाद संविधान सभा की कितने सीटें बची थी, तो मैं लिखना चाहें 299। इतनी सीटें थी विभाजन के बाद आपके भारत में संविधान सभा के अंतर्गत। तो जो ब्रिटिश भारत से 229, देशी रियासत से 70 सीटें बची हुई थी। आगे देखते हैं एक पर्सन महात्मा गांधी और एक व्यक्ति है मोहम्मद अली जिन्ना, जो भारत के बहुत ही फेमस दोनों पर्सन हैं। और इन दोनों का चुनाव संविधान सभा में कहीं से भी नहीं हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना का चुनाव संविधान सभा में कहीं से नहीं हुआ था। और एक पर्सन आपके हैं तो जहां से क्वेश्चन पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनका चुनाव पूर्वी बंगाल से हुआ था संविधान सभा में, पूर्वी बंगाल से हुआ था। लेकिन समस्या ये थी इनका चुनाव जब पूर्वी बंगाल से हुआ उसमें पूर्वी बंगाल भारत का हिस्सा था। लेकिन कुछ समय बाद जब भारत में माउंटबेटन योजना आई और इसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान दो नए राष्ट्र आए थे सामने, ये पूर्वी बंगाल का हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में शामिल हो गया था। इसी वजह से अब आवश्यकता थी कि महात्मा गांधी किसी भारतीय क्षेत्र से चुनाव जीते और उसके बाद संविधान सभा में शामिल हो। तो एक पर्सन है पूना से एम.आर. जेकर, जिन्होंने अपनी सीट खाली की थी और इसी सीट पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चुनाव किया गया था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव कहाँ से किया गया था, तो ये जवाब आपका होना चाहिए पूना से। और शुरुआत में कहाँ से किया गया था, तो जवाब आपका होना चाहिए पूर्वी बंगाल से। तो दोस्तों ये रही आज की मेरी क्लास, जिसमें हमने संविधान सभा संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समाहित करने की कोशिश की। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो फिर से मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। जय हिंद।